नमस्ते। आज के न्याय स्पीक सेशन में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम सामाजिक न्याय केंद्र की दिव्या जायसवाल के साथ बात करने जा रहे हैं और आज का हमारा चर्चा का विषय है टोहनी प्रताड़ना से जुड़े कानून। कुछ राज्यों में कानून है और कुछ राज्यों में कानून नहीं भी है, लेकिन ये एक नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे आपके हिसाब से एक प्रॉब्लम है। बस ये है कि हर जगह इसकी जागरूकता उतनी नहीं है। तो जब हम कानूनों के बारे में बात करते हैं तो दो चीजें मैं जानना चाहूंगा। एक तो जो जैसे अगर आप जो छत्तीसगढ़ का कानून है उसके बारे में ही बात करें या फिर किसी और स्टेट के कानून के बारे में हमें बताएं कि लॉ कानून में क्या प्रोविजंस रहते हैं, क्या प्रावधान रहते हैं, विच हंटिंग को इस चीज को लेके क्या रहता है। और वो तो बात होगी कानून की। और उसके अलावा आपके एक्सपीरियंस में जो आपने रिसर्च किया है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या गैप्स अभी हैं, कानून ग्रास रूट लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। सही कहा आपने। समस्या तो हर जगह की है, लेकिन चूंकि ये नेशनल एक्ट नहीं है, अभी तक नहीं बना है, स्टेट एक्ट है। कुछ स्टेट में इस तरीके से घटनाएं ऑब्जर्व की गई हैं या उन्होंने इनिशिएटिव लिया है स्टेट ने और उन्हें लगा है कि कानून बनना चाहिए। तो कुछ स्टेट में है जिसमें कानून बना हुआ है, जैसे कि हम बात करें तो बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, आसाम है, अपना उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। जिन स्टेट में कानून पहले बना, जैसे कि हम बात करें तो बिहार और झारखंड, झारखंड में बना 2001 को और बिहार में बना 1999 को, ओडिशा में बना 2013 को, राजस्थान और असम में बना 2015 को और छत्तीसगढ़ में बना 2005 को। तो जिन स्टेट में कानून पहले बना, उन कानूनों में कमियां हैं और उस कमियों को दृष्टिगत रखते हुए, उससे सीख लेते हुए जिन जिन राज्यों में कानून बाद में बना, वो उनमें उन्होंने सुधार किया, सुधार करने की कोशिश की। तो बिहार के कानून से बेटर है छत्तीसगढ़ का कानून, छत्तीसगढ़ के कानून से बेटर है जो बाद में बना आपका राजस्थान और आसाम का 2015 का कानून। छत्तीसगढ़ का कानून भी बहुत मतलब अलग अलग स्टेट के कानून के बारे में हम बात करें तो बहुत विस्तृत हो जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करती हूँ, तो यदि मैं छत्तीसगढ़ के कानून के बारे में बात करूँ तो बहुत छोटा सा कानून बना हुआ है, 2005 का है, पर इससे बेटर राजस्थान का कानून है, आसाम का कानून है 2015 का। बहुत बहुत विस्तृत नहीं है। विस्तृत इसलिए नहीं है मैं कहूंगी क्योंकि इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि टोनी कहना अपराध है ना। टोनी कहकर मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना करना वो अपराध है, मतलब उसके लिए दंड है। टोनी कहा तो उसके लिए दंड है 3 साल, लेकिन टोनी कहकर शारीरिक मानसिक अत्याचार किया गया तो उसके लिए 5 साल दंड है। यदि कोई बैगा ये कहता है कि इस तरीके से किसी काली शक्ति को मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ, झाड़ फूक कर सकता हूँ, तो उसके लिए 5 साल की सजा है। और यदि कोई व्यक्ति खुद ये कहता है, ये दावा करता है कि मेरे पास में ऐसी कोई काली शक्ति है, खुद दावा करता है अपने लिए, तो उसे उसके लिए 1 साल की सजा है। मतलब ऐसा कुल मिलाकर एक छोटा सा कानून है। छत्तीसगढ़ का कानून छोटा सा है। परिभाषाएं जो है वो मैंने बताया, जैसे कि टोनी किसी को कहा गया, मतलब टोनी के रूप में पहचान किया गया, वो है टोनी के रूप में पहचान कर कर यदि किसी व्यक्ति को, मतलब हमारे जेंडर न्यूट्रल है, सिर्फ व्यक्ति कहा गया, महिला नहीं कहा गया है। कुछ कुछ स्टेट में महिला शब्द स्पेसिफाई किया गया है। तो यदि टोनी के रूप में पहचान करके शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना की जाती है, मतलब मारपीट की जाती है, मानसिक तो है ही, मानसिक तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसी प्रताड़ना है कि आप मारपीट नहीं भी करते हैं और यदि बोल दिया आपने टोनी है, तो मानसिक भी प्रताड़ना है, सामाजिक प्रताड़ना है, तो उसके लिए दंड की बात की गई है इसमें। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे में ऐसी शक्ति होने का दावा करता है कि मैं किसी काली शक्ति को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, मतलब अपने आप को ओझा कह रहा है, झाड़ फूक का दावा करता है वो, तो उसके लिए सजा की बात की गई है। और यदि कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि मेरे पास खुद के पास काली शक्ति है, मैं काली शक्ति का ओनर हूँ, तो उसके लिए सजा की बात है। तो दंड की यदि हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर दंड में 3-4 खास सेक्शंस हैं, बाकी अलग अलग उसकी व्यवस्था के सेक्शंस हैं। तो कानून बहुत सिंपल तरीके का है छत्तीसगढ़ का। जबकि आप राजस्थान और असम के कानून देखेंगे सुमेश, तो उसमें जैसे कि आईपीसी में होता है, यदि मारा पीटा गया तो उसके लिए अलग सेक्शन है, गाली गलौज दी गई तो उसके लिए अलग सेक्शन है ना। जैसे SC/ST आप देखेंगे तो SC/ST में भी वही है कि यदि आपको पानी, आपके यहाँ का पानी का निकासी बंद कर दिया जाता है तो उसके लिए धारा अलग है, आपके पूजा स्थल को तोड़ दिया जाता है तो उसके लिए धारा अलग है।
एकदम स्पेसिफाई किया गया है, उसको विस्तृत तरीके से तोड़ा गया है, अपराध को अलग अलग तोड़ा गया है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में नहीं है, पर राजस्थान आसाम का आप देखेंगे तो उसमें है कि यदि टोनी कहकर मारपीट किया गया तो मारपीट किस तरीके का, यदि चेहरे में कालिक लगा दी गई है तो उसके लिए अलग, मतलब वो एक अलग अपराध है, उसके लिए सजा अलग है। यदि बाल काट के नंगा घुमाया जा रहा है तो उसके अलग है। यदि आंखें निकाल दी गई हैं तो अलग है। यदि उनको क्या बोलते हैं, आपका अंगारों में चलाया जा रहा है, गर्म हाथ को खोलते पानी या तेल में डाला जा रहा है, तो इस तरीके से अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा है। प्लस एक चीज और अच्छी है उनके कानून में कि कलेक्टिव फाइन की बात है। आपने किसी को टोनी कहा तो ज्यादातर एफआईआर आपके खिलाफ होगी और आपके खिलाफ मामला चलेगा। लेकिन आपने टोनी किया, लेकिन आपके सपोर्ट करने के लिए आपके पीछे 20 लोग खड़े हैं, हाँ आप ठीक बोल रहे हो, मेरे साथ मेरे को आपने टोनी किया, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरा सपोर्ट करने के बजाय लोग आपके फेवर में खड़े हैं और मेरा सामाजिक बहिष्कार करते हैं, तो उनके लिए सजा की कहीं बात नहीं है। पर राजस्थान और असम के जो कानून है उसमें कलेक्टिव फाइन की भी बात की गई है। तो ये थोड़ा सा विस्तृत है जो शायद हमारे छत्तीसगढ़ के कानून में नहीं है, और मुझे लगता है ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति टोनी बोल दिया, उसके खिलाफ मामला चल रहा है, लेकिन जो बाकी लोग उसके जेल जाने के बाद में या जेल से बेल लेकर आने के बाद में भी आरोपी को छोड़कर बाकी जो समाज के लोग हैं जिन्होंने उसका सामाजिक बहिष्कार किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो वो तो वैसे ही घूम रहे हैं और उसके ऊपर प्रेशर उतना ही होता है। तो मेरे को लगता है कि इस तरीके से कानून में कमियां हैं, इसको और अच्छा सा बनाने की जरूरत है। थोड़ा सा जैसा आप क्रियान्वयन की दिक्कत बोल रहे थे ना, वो है जितना कानून बना है उस पर भी यदि मैं क्रियान्वयन की बात करूं, फिर सबसे पहले मेरा ध्यान जाएगा पुलिस के ऊपर, है ना। जैसा मैंने कहा कि पुलिस जल्दी एफआईआर नहीं करती है। मैंने जो रिसर्च किया है, मैं आपको ये बताऊंगी कि 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 31 मार्च 2017 तक का मैंने आरटीआई से छत्तीसगढ़ का डेटा लिया, जिसमें 27 जिले थे उस समय हमारे यहाँ। 27 जिलों में मैंने आरटीआई लगाई थी, 16 जिलों का हमको डेटा मिला था, जिसमें कुल मिलाकर 577 केसेस मिले थे। ठीक है, अब उसमें से यदि हम एवरेज निकालते हैं तो 10 में से 9 केस ऐसे हैं जिसमें पहली बार में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मतलब एक व्यक्ति जाता है, वो कहता है कि मेरे साथ में इस तरीके की घटना हो रही है, तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। मैं इसके साथ में एक केस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक महिला जो 70 ईयर्स के आसपास थी, वो महिला विडो महिला, उसके उसके कितने 2 लड़का और 2 लड़की थे। ठीक है, वो महिला कचरा बीनने का काम करती थी, कचरा बीन के, बहुत गरीब कचरा बीन के अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। जो आरोपी था, उस आरोपी के परिवार में सूखा रोग, जिसको मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो सूखा रोग नामक बीमारी थी, जो उसको समझ में नहीं आई। आरोपी के यहाँ 3 लड़के और 2 लड़की। वो उसके यहाँ जब एक बड़े बच्चे को ये सूखा रोग की बीमारी की वजह से उसका शरीर सूखने लगा, तब वो उसको किसी ने बोला कि ये दोनों मतलब पड़ोसी हैं, उनके यहाँ आपस में आना जाना था, परिचय था, तो उसका ये शक उस तरफ गया कि इस महिला की वजह से मेरे बेटे को मतलब महिला ने मेरे बेटे को काला जादू किया है, टोना किया हुआ है। उसने उसके साथ उसके घर में जाकर शिकायत की। उसका जब बेटा मर गया, आरोपी का बेटा जब मर गया, तो उसके घर में जाकर उन्होंने ये बात रखी कि तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया है, और उसके साथ में मारपीट की। जबकि उस महिला के भी 2 बच्चे पहले मर चुके हैं। देखिए, उस महिला के भी 2 बच्चे पहले मर चुके हैं। ठीक है, अब महिला के साथ में मारपीट हुई, वो महिला थाने में जाती है शिकायत दर्ज करने के लिए, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद में समझाकर इन लोगों को वापस भेज दी गया। बाद में इस जो आरोपी है, इसके और बच्चे इसी सूखा मेल न्यूट्रिशन की वजह से, सूखा रोग की वजह से इसके और बच्चे मरते गए। अब इसको ये पक्का शक हो गया कि इसी महिला की वजह से मेरे बच्चे मर रहे हैं। तब उसका जब एक लड़के की जब मौत हो जाती है, तो वो उसके घर में लाकर उसकी डेड बॉडी को रख देता है, और वो कहता है कि इसको जिंदा कर, तूने मेरे बेटे को मारा है तो उसको जिंदा कर, नहीं तो मैं तेरे को जान से मार डालूंगा। फिर पड़ोसी आते हैं और बीच बचाव करते हैं और लाश को वापस उनको ले जाने के लिए बोलते हैं। इस बीच में जाकर फिर महिला थाने में रिपोर्ट, अच्छा पड़ोसी जो है अब साथ में जाते हैं, थाने में शिकायत दर्ज होती है, तब जाकर पुलिस वाले थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हैं। और उसमें भी कानून क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ का जो कानून है वो संगीन और अजमानती अपराध है। यदि
टोनी का कोई अपराध करता है, टोनी प्रताड़ना करता है, तो संगीन और अजमानती अपराध है। लेकिन उस आरोपी को, उनके उसमें 4 आरोपी थे, वो जो मुख्य आरोपी था, उसके जो बच्चे थे, वो 4 आरोपी थे। उसमें भी उन सबको 4 से 5 दिन में एंटीसिपेटरी मिल जाती है ना, सॉरी रेगुलर बेल मिल जाती है। वो तो अरेस्ट हो गया था, रेगुलर बेल मिल जाती है, बेल मिल जाती है। अभी ये स्थिति है कि मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये घटना होने के बाद में अब उसको बेल मिल गई। एक तो पुलिस ने जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं की। सबसे पहली वाली घटना में यदि पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती तो शायद ये घटना नहीं होती। ये पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद जब इनको बेल मिल जाती है तो ये लोग आकर अंदर से अपना जो दुखी थे, जो उनका अंधविश्वास उनके पर हावी हो रहा था या जो भी रहा होगा, इस महिला को रोड पे खड़े करके रात के समय भरी पब्लिक के बीच में इसको तलवार से काट देते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यदि पहली बार जब महिला शिकायत दर्ज करने गए उसी समय एफआईआर हो जाता तो क्या ये बड़ी घटना होती? तो कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता है ये। बहुत सारे केस स्टडी मेरे पास ऐसे हैं जिसमें प्रथमतः एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी को एसपी के पास जाना पड़ा, किसी ने मीडिया में दिया, न्यूज चैनल में चला वो मामला, तब जाकर दबाव बना और एफआईआर दर्ज हुई। एक में तो वो महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो विक्टिम है, उसके मामले पर पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया तो उसको जाकर महिला आयोग की शरण लेनी पड़ी, फिर वहां से प्रेशर क्रिएट होता है, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। तो पुलिस भी एक मतलब हम क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं तो क्रियान्वयन में कमी क्यों है, तो पुलिस भी एक इसका कारण है। दूसरा एक कारण है न्याय प्रणाली, है ना। कोर्ट में पेंडेंसी ज्यादा है। एक्चुअली कानून में भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे आप पॉक्सो को देख लीजिए, उसमें एक टाइम लिमिट है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। केस को निर्णित करने के लिए एक टाइम लिमिट होना चाहिए, पर नहीं है, तो केस में पेंडेंसी ज्यादा है। यदि मैं आपको डेटा की यदि मैं बात करूं तो जो मैंने कहा था कि 577 जो केसेस निकल कर आए थे मेरे, उसमें 2 से 14 केसेस पेंडिंग थे, 67 केसेस कन्विक्शन के थे, दोष सिद्धि के थे, 208 जो केस थे वो दोष मुक्त थे, एक्विटल के केस थे, है ना। और 4 ऐसे केस थे जिसमें जो जुर्माना कोर्ट ने लगाया था वो उनको पीड़ित पक्ष को मुआवजे के रूप में दिया था। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के कानून में भी मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है, मुआवजे के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है कि कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट जो जुर्माना लगाती है, जो अर्थदंड लगाती है, उस अर्थदंड में से आंशिक या पूर्णतः पीड़ित को दे सकती है, ये कहा है। अब पेंडेंसी रेट इतना है तो जो पीड़ित पक्ष है ना वो थक जाता है। एक केस में जिसमें मैंने खुद अभियोजन को सहयोग किया है, उसमें 2 पुरुष पीड़ित थे। 2012 में एफआईआर दर्ज होती है और 2018 में उसका डिसीजन आता है। 6 साल लगते हैं। 6 साल में एक तो उसका सामाजिक बहिष्कार, वो बंदा, अच्छा सामाजिक बहिष्कार के साथ में आरोपी बेल लेकर आ गया, 4 आरोपी उसमें भी, वो बेल लेकर आ जाते हैं। उनका डर भी उसके ऊपर, उसको इतना मारा पीटा था कि वो 20 दिन हॉस्पिटल में था, काम करने में अक्षम हो गया, है ना। वो बुजुर्ग 60+ व्यक्ति था वो। अभी वो आरोपी जब छूट के आ जाते हैं तो उसके मन में इतना डर कि वो जिस जगह में रह रहा था वहां से छोड़कर अपने भतीजे के पास गांव के दूसरी छोर में वहां रहने जाता है वो। अब इस 6 साल में उसके ऊपर राजीनामा का कितना प्रेशर आया, समझौता करने का कितना प्रेशर आया। वो खुद मेरे पास ये बात लेकर आता था, दीदी वो लोग समझौते की बात कर रहे हैं। कोर्ट में आरोपी जब आते थे, उपस्थित होते थे, तो समझौते की बात रखते थे वो। तो आप समझिए कि क्या यदि ये टाइम ड्यूरेशन हो जाए, है ना, कोर्ट में पेंडेंसी कम हो, तो शायद ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड हो। एक कारण मुझे लगता है ये भी है। दूसरा मैंने वही जो कहा कि जमानत मिल जाती है, इजीली जमानत मिल जाती है, जबकि लिखा है कि अजमानती अपराध है, लेकिन आईपीसी के सेक्शंस लगते हैं तो इसमें इजीली जमानत मिल जाती है। 4 से 5 दिन में आरोपी छूट के आ जाते हैं। पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। कानून बोलता है कि इसमें पुनर्वास की व्यवस्था, लेकिन पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं। उनको शेल्टर नहीं मिल रहा है, उनको गांव से बाहर निकाल दिया जा रहा है, हाँ, किसी और के साथ में रह रहे हैं, तो पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए लोग ना ज्यादातर मामले में तो उनके साथ में अत्याचार होता है ना, तो वो खुद खुलकर रिपोर्ट करने नहीं आते। ये है मुआवजा नहीं है, जबकि मुआवजा होना चाहिए, SC/ST एक्ट में मुआवजा है ना। फिर अभी आपने देखा कि आपको पता होगा कि नालसा का कंपनसेशन स्कीम है 2018 की,
ठीक है, वो स्पेशली महिलाओं के लिए है। तो यदि महिला विक्टिम है टोनी प्रताड़ना की, तो उसको मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। उस स्कीम में स्पष्ट ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, उसमें शारीरिक प्रताड़ना है, विकलांगता आ गई हो, मानसिक प्रताड़ना है तो उनको मुआवजा दिया जाएगा, ये कहा गया है। हमारे ही केस के बारे में मैं आपको बात करूंगी, पीड़िता का नाम नहीं लूंगी मैं। 2019 की ही घटना है, और मतलब 2019 में ही एफआईआर भी हुआ। उसमें ये कंपनसेशन के लिए डीएलएसए में लगाया गया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में इस क्षतिपूर्ति, इस मुआवजे के लिए लगाया गया। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने बिलासपुर में ये कहते हुए उस आवेदन को खारिज कर दिया कि उस पीड़िता ने जो बयान दिया है या उसके जो दस्तावेज पेश है, उसमें से कहीं निकलकर ये नहीं आता है ये बात कि उसके साथ में इस तरीके से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना हुई है। तो इसलिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया। अभी आप मुझे बताइए सुमेश, कि टोनी प्रताड़ना के साथ में यदि 323 आईपीसी सेक्शन लगा है, तो क्या ये शारीरिक प्रताड़ना को नहीं दर्शाता? सेक्शन तभी लगता है ना जब उसके साथ में वो घटना हुई होगी, पुलिस मेडिकल करवाया होगा तभी। ठीक, सेक्शन अपने आप में उस बात को बयान करता है। और यदि विच हंटिंग एक्ट, टोनी प्रताड़ना अधिनियम की धारा 4 और 5 लग रहा है, तो वो भी धारा 4 कहती है कि टोनी के रूप में पहचान करना, धारा 5 कहती है कि टोनी के रूप में पहचान करके उसको प्रताड़ित करना, चाहे वो शारीरिक प्रताड़ना हो चाहे मानसिक प्रताड़ना हो। तो क्या ये धारा लगी है तो अपने आप को साबित नहीं कर रहा है वो? पर कोर्ट ये डीएलए से ये कहकर उसके आवेदन को खारिज कर दिया, उसे नहीं दिया, तो उसको मुआवजा कहीं से मिलना नहीं है। सामाजिक प्रेशर भी है इसमें, आप क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं, सामाजिक प्रेशर भी है। इतना ज्यादा दबाव आता है पीड़ित पक्ष पर, उसके आसपास का, यदि गांव में रहता है तो पूरी पंचायत का दबाव आता है, बस्ती में रहता है तो उसके परिवार का, रिश्तेदारों का इतना दबाव आता है कि अच्छा, दबाव आता है, साथ में इमोशनली ब्लैकमेलिंग भी होता है। मैं एक केस आपको शेयर करती हूँ। उसमें एक गांव में एक 70 साल की महिला को उसके पड़ोसी परिवार जो आरोपी का परिवार है, उसमें एक यंग लड़की थी, उसको हिस्टीरिया की बीमारी थी। ठीक है, उसकी वजह से उसे झटके से आते थे, हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें, झटके से आते थे और उसे अंदर से बॉडी गर्म होती है तो बुखार जैसा भी रहता था। उसकी वजह से उन्होंने उस महिला के ऊपर ब्लेम किया, एक बार ब्लेम किया, उसे कहीं दरगाह में ले गए और उसके बाद उसको मतलब वो नारियल अगरबत्ती देकर उससे शपथ लेवाई गई कि तूने मेरी बेटी को जादू टोना नहीं किया है, ये है वो है। उसके बाद एक दिन आकर उसके घर में उन्होंने धावा बोल दिया, और गनीमत है वो 70 साल की महिला उस दिन घर में नहीं थी, तो उसका जो बेटा था वो भी 45 के आसपास था, उसके साथ उन्होंने काफी मारपीट की, उसके सिर में चोटें आई, हाथ में काफी चोटें आई। लगभग वो 45 डेज वो रायपुर, बिलासपुर से उसको रायपुर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया, वहां इसका ट्रीटमेंट चला। एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद में आरोपी को पता चलता है कि उसकी लड़की को हिस्टीरिया है। उसने उसकी शादी की, शादी होने के बाद में उसका जो फिजिकल डिमांड थी शायद वो पूरी हुई होगी, तो उसकी वो बीमारी खत्म हुई। अब देखिए सामाजिक प्रेशर कहाँ आता है और इमोशनली ब्लैकमेलिंग कहाँ आता है। वो अपने आसपास अपने रिश्तेदारों को, पंचायत को इकट्ठा करके, नहीं मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि उसकी पत्नी आके कहती है कि यदि मेरा पति जेल में रहेगा, उसको सजा हो जाएगी, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? आपके साथ तो जो हो गया वो तो वापस आएगा नहीं, है ना, हम आपसे माफी मांगते हैं और आज के बाद में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पंचायत भी बोलती छोड़ो ना भाई, गांव का मामला है, पड़ोसी का मामला है, जाने दो। उस प्रेशर की वजह से वो कोर्ट में हॉस्टाइल हो जाता है। कितना प्रेशर है और इमोशनली ब्लैकमेलिंग है। आपने मारा उस समय, आपने नहीं सोचा, उसको इतनी मार पड़ी कि वो जो काम करता था, वो खाना बनाने का काम करता था, रसोईया था, वो खाना नहीं बना सक रहा है। तो सामाजिक जो दबाव है वो भी एक बड़ा कारण है। जो मैं बोल रही थी कि जुर्माना, जब कोर्ट जुर्माना अर्थदंड जब तय करता है, उसमें से उसका डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का कि आंशिक या पूर्णतः वो विक्टिम को अवार्ड कर सकता है। इस पे भी ये है कि वो दोष सिद्ध होगा तभी तो उसको अर्थदंड देगा ना कोर्ट। मतलब यदि अब मेरा डेटा ही कह रहा है कि एक्विटल रेट ज्यादा है, दोष मुक्ति का रेट ज्यादा है, मतलब दोष सिद्ध नहीं होगा तो आप जुर्माना को तो सोच ही नहीं सकते। और जिस जिस समय दौरान के बीच का मेरा डेटा है, उसमें मैक्सिमम
2 या 3 हजार रुपए मैक्सिमम मुआवजा मिला है। पीड़ित को 2 से 3 हजार रुपए मैक्सिमम मुआवजा मिला है। ये स्थिति है।